नाम कहा बेटा? राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली शक्ति कौन सी? प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक प्रशासनिक शक्ति अगर देखा जाए तो इसमें आर्टिकल है संजीती के लोग इसमें दोनों ब्रेक वाले। जैसे इसमें एक आर्टिकल प्रशासनिक मतलब कि कार्यकारी शक्ति की बात चल रही है। इसकी कार्यकारी शक्ति तो आपको देखना है किसे कि ये कहाँ। तो पहले एक आर्टिकल है जो है 53 अनुच्छेद 53 में एक क्या कहा गया है कि समस्त कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित। ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित है। तो लोग कहते हैं ये बात कहाँ कही गई है? तो जैसे कि अब थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम तो बदला हुआ है और उस पैटर्न पर अगर ध्यान दिया जाता है तो यह 53 में कहा गया कि यहाँ समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति यानी किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन अगर आपसे सब क्लास पूछ लिया जाए जो सब क्लास दी किस सब क्लास में है ये, तो ये बात जानते कहाँ है? ये आर्टिकल 53 के सब क्लास 1 में है। ये कहाँ है? ये बात कहाँ कही गई है कि समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? यह कहाँ है? 53 के सब क्लास 1 में है, यानी उपखंड 1 में। ठीक। और ये बात उठती है कि अगर कार्यपालिकीय शक्ति इसमें निहित है तो क्या स्वयं सारा कार्य करेगा? हाँ बिल्कुल। ये राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग करे और अगर वो स्वयं नहीं करना चाहता है तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कार्य को करवा सकता है। यानी अधीनस्थ कर्मचारी कौन है? यही मंत्रिपरिषद ही है। और मंत्रिपरिषद में जो प्रधान है कौन? प्रधानमंत्री। तो फिर दूसरी बात होती है, कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है इसी आर्टिकल में अगर आप आएंगे तो इसी का सब क्लास 2 है जो कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है? सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर ऐसा बोला जाता है ना। ये जगह संघ रक्षा बलों का जो आदेश देने की सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। वो कहाँ बताई जाती है? अनुच्छेद 53(2) में 53 सब क्लास 2 में कहा क्या जाता है? संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित है? राष्ट्रपति। वो जो आदेश देगा वही सर्वमान्य है। बीच में ठीक है एक पद आया था नया सीडीएस का आ गया था भारत में, लेकिन फिर भी संविधान सीडीएस से ऊपर भी किसे रखता है? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? 53 सब क्लास 2। ये अच्छे समझिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर बारीकी ना समझिए तो लोग जैसे सब क्लास अगर दे दिया तो अब आजकल क्वेश्चन सीडीएस का दीजिए, एनडीए का दीजिए और क्या कहते हैं आरओ जैसे एग्जाम कर देखा जाए तो ऐसे एग्जाम में सब क्लास की बातें चल रही है। यूपीएससी भी सब क्लास को पूछ लेता है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको भी मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देखें तो ऐसे संविधान के सवाल को कम पूछता भी है, लेकिन एक शर्त उसके साथ लगी हुई है, जब वो पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा। हाँ, आर्टिकल के अंदर चला जाएगा तो आपको समस्या आ जाएगी। ठीक है, ये बातें हो गई। इसकी कार्यकारी शक्ति किसकी? पहला 53 में जो बातें थी। अब आएंगे कहाँ? एक आर्टिकल इसमें है और क्या? प्रशासनिक शक्तियों में अनुच्छेद 77। इसको बना दिया, ग्राफ बना दिया उसमें क्या है? इसमें क्या बात कही? आपके नोट्स में लिखा है कि संघ की सभी कार्यपालिकीय जो कार्रवाइयां होंगी वो किसके नाम से की जाएंगी? राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी।
तो ये बड़ी घिसी पिटी बात है। क्या घिसी पिटी बात है? अगर आप कहीं भी इसको बहुत आसान लोग कह देते हैं भाई जो हमारा राष्ट्रपति है ना उसी जो क्या कहते हैं उसके नाम से प्रधानमंत्री काम करता है। तो आर्टिकल 77 में पहली बात ये कही जाती है क्या? भारत सरकार के कार्य का संचालन। अगर देखा जाए तो इसका शीर्षक क्या है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। आपसे ये सीधा आर्टिकल पूछ सकता है कहाँ? मैचिंग टाइप क्वेश्चन में सुमेध करने वाले, क्योंकि ये हेडलाइन किसकी है? आर्टिकल 77 की है। क्या कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा? तो कहता है क्या? क्योंकि वहां कह दिया 53 में क्या कहा? कहा कि राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति, कार्यपालिका की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो बात तो कहा तो इसका मतलब सीधा निकल के बात आ गई है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। इसका मतलब यही है। यानी 77 सब क्लास 1 क्या कहता है? समस्त कार्यपालिकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। लीजिए, से ही किए जाएंगे। अब यहाँ क्या सब क्लास आपको जानना चाहिए, क्योंकि अब कुछ कमीशन के पास कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं उसके पास, वो करे तो क्या करे? सवाल कहाँ से लाएगा? जब पहले पूछ चुका 77 को सीधा पूछ लिया, इसको कभी नहीं पूछा उसने हेडलाइंस को कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस आर्टिकल से संबद्ध है? वो 77 है। अंदर जाके समस्त कार्यपालिकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ही जिन कार्यों को करता है तो ये माना जाता है या प्रधानमंत्री परिषद किन्हीं आदेशों का क्या कहते हैं जारी करती है, प्रधानमंत्री किन्हीं आदेशों समादेशों को जारी करवाता है, करता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो सारा का सारा भारत सरकार का मतलब होता है वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जा रहे हैं। अभी मान लीजिए कि कोई भी आदेश हो वास्तव में वो राष्ट्रपति के द्वारा आदेश प्रमाणित होगा या लिखित जो भी चीजें हैं उतना बल रखेगा, ऐसा माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने समझौता किया। जैसे हमारे देश हमारा देश किसी समझौता करता है किसी ऊर्जा के क्षेत्र में या क्या कहते हैं किसी उद्योग को लिए बढ़ावा देने के लिए या किसी फसल के लिए या किसी देश को हमारे यहाँ निवेश के लिए निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है, तो ये सारा का जो समझौता करता है ना, उस सारा समझौता कोई संधि करता है, वो सारा का सारा किससे? राष्ट्रपति के नाम से करता है। ये माना जाता है कि राष्ट्रपति वहाँ प्रेजेंट है, भले ही वहाँ प्रधानमंत्री सब कुछ करता है। यानी इसे कहा जाता है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालक कौन है? प्रधानमंत्री है। ये बात समझ लीजिएगा, ठीक? तो उसी के नाम से किए जाते हैं। ये 77 कहता है। बस फिर आगे आ गया क्या? दूसरा आर्टिकल 299 कहता है कि भारत सरकार की ओर से किए जाने या लिखे जाने वाली सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र बट्टा विक्रय विलेख आदि जितने भी दस्तावेज हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए या लिखे जाने चाहिए और विहित रीत से ही निष्पादित किए जाएंगे। मैंने कहा आपसे ना कि कोई लेटर जारी करवाना है या किसी अन्य देश से क्या करना है, आपको समझौता करना है, समझौता और संविदा करना है व्यापार करने के लिए या किसी संधि में हस्ताक्षर कर रही है, कौन कर रहा है? कार्यपालिका कर रही है, तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही माना जाएगा, क्योंकि भारत सरकार कौन है? राष्ट्रपति। अब ये भी है उसकी कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है? उस संसद से होता है। उस संसद में जो आर्टिकल 79 है जिसमें क्या कहा गया है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है। तो उन्हीं में से मोस्टली देखा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है वो कहाँ से होता है? वो लोकसभा से ही होता है। अगर देखा जाए मुख्यतः तो कहाँ से बनाई जाती है मंत्रिपरिषद? वो बनाई जाती है लोकसभा से। लेकिन ऐसा नहीं है, विधायिका की भूमिका में विधायिका की बात करो, कानून बनने की बात करोगे तो बिना तीनों के मिले कानून का निर्माण हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। अगर एक सदन किसी विधेयक को पारित करता है तो दूसरा सदन उसको पारित करेगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तो जाके एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा।
तो यानी ये भी समझिएगा कि राज्यसभा से भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी जरूरत नहीं कि ना बनाया जाए, उससे भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ कहा गया कि समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में है, जिनका प्रयोग वह किससे करता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। और अधीनस्थ कर्मचारी है कौन? वही मंत्रिपरिषद है। उसमें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी आता है। क्यों? सभी मंत्रियों में प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। स्तर भी उसका वही है, बशर्ते इतना है कि वो क्या है, उनमें प्रमुख है। अब ये सब अच्छा होता कि प्रधानमंत्री, ये नहीं कह सकते, भी कह सकते हाँ प्रमुख मंत्री है, मंत्रियों में विशेष मंत्री है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी समझौता 299 की जो बात है, इसमें एक अगर मान लीजिए कोई संविदा, कोई संपत्ति संबंधी हस्तांतरण, जैसे कि हमारे यहाँ एक 100वां संशोधन हुआ था ना बांग्लादेश को लेकर के, जहाँ पर भूमियों का आदान प्रदान अदला-बदली किया गया था। हमने अपने 54 उसके मतलब हमने उसको 111 भूखंड दिए थे, किसे? बांग्लादेश को। उसके बदले हमें कितना मिला था? 54 एनक्लेव यानी 54 हमें गांव मिले थे, भूखंड मिले थे उसके बदले। तो वह जो संपत्ति का हस्तांतरण था वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं कर रहा, संविधान में संशोधन किया गया और वह कार्य किसके माध्यम से है? राष्ट्रपति के नाम से किया गया। यानी कोई संविदा, कोई समझौता, कोई पत्र, कोई विलेख जो भी जारी किया जाएगा, कोई दस्तावेज जारी किया जाएगा देश के संबंध में, उस किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति। यानी भारत सरकार कौन है? हमारा राष्ट्रपति। कोई समस्या नहीं। चलिए फिर बात कहता क्या? कहता राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पदों को नियुक्त करने का भी उसे अधिकार दिया गया है। अब आप समझते हैं कि नियुक्त करने का, अब देखिए जो प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए करता क्या है, ये प्रधानमंत्री, पीएम और जो क्या है मिनिस्टर है, उनको क्या करता है? नियुक्त करता। ध्यान रखिएगा, या प्रधानमंत्री को चुनता नहीं है, या प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। अगर आप जाएंगे कहाँ, एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपको मिलेगा 74 और 75, दो अनुच्छेद हैं जो इन्हीं से भरे पड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा लक्ष्मीकांत को पढ़े हों तो आप इस बात को जान सकते हैं, है ना, कि मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी, ये चीजें आप समझ सकते हैं उससे। 75 में जाएंगे, आर्टिकल 75 जहाँ पे लिखा क्या कि पीएम को अपॉइंट करता है, तो पहले उसी को समझ लीजिए। 5 सब क्लास 1 की बात कर रहा है। क्या आर्टिकल क्या है? 70 आर्टिकल 75 सब क्लास 1। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। आपके मन में सवाल उठना चाहिए, या राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, कौन होगा जिसे नियुक्त करेगा? एक सवाल उठे ना, किसे नियुक्त करेगा भाई? जैसे अगर आप यही प्रधानमंत्री को समझ लीजिए तो आपके लिए और बेहतर है। किसे नियुक्त करेगा? उसे नियुक्त करेगा किसे? जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। क्या होगा? जिसका लोकसभा में बहुमत होगा उसी को, जो बहुमत दल का नेता होगा। अब मान लेते हैं कि ए और बी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां वही हैं। चुनाव होता है तो आपने देखा कि बहुमत किससे मिला? बीजेपी को मिला। ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। बहुमत किसे मिल गया? बीजेपी को मिल गया। अगर बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है तो कितनी सीटें? अब देखना कि हमारे यहाँ 552 सीटें हैं। 552 सीटें हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन जो संशोधन करके उसे रिमूव कर दिया गया वो नहीं है। अब 550 सीटें वर्तमान में हमारे यहाँ 550 सीटें जो हमारे यहाँ हैं, उन 550 में से 543 वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है? मेंबर हैं, यानी क्या है? लोकसभा के सदस्य हैं। अब उसमें से हमारे पास, उसका आप 50% कर लीजिएगा, 50% से एक अधिक, यानी 270-72 की बात किया जाए, ऐसे शायद आना चाहिए। तो मान लीजिए 272 सीट या 283 सीट किसे मिल गया? बीजेपी को मिल गया। तो बहुमत किसके पास है? बीजेपी के पास है। अब होगा क्या? वही लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे? वो अपनी एक बैठक करेंगे कि पार्टी मीटिंग करेंगे। उस पार्टी मीटिंग में इस बात को देखेंगे
कि हम बहुमत दल का नेता किसे चुनेंगे, आपस में से नहीं चुनना होगा। वो मोदी जी को भी चुन सकते हैं या अमित शाह को चुन सकते हैं, जो उनके बीच से होगा। तो जिसे भी बहुमत दल का नेता चुन लिया जाएगा तो फिर उसके जो अपने क्या कहते हैं लोकसभा सांसद हैं वो लिस्ट ले जाकर किसे दिया जाता है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति एक डेट सुनिश्चित करता है कि उस दिन आपको क्या करेंगे, हम शपथ दिलवा देंगे, आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। यानी क्या लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसी को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री। ये बात कहाँ है, ये बात आर्टिकल 75 सब क्लास 1 में ये बात सीधी से बता दी गई है। फिर ये बात उठती है कि आखिरकार अगर इसे नियुक्त कर दिया जाता है, और ये भी है कि ऐसा क्यों किया गया, वो प्रधानमंत्री नियुक्ति क्यों कर रहा है। तो कहा गया प्रधानमंत्री को उसने क्या किया, नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया, क्योंकि हमारे उस प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को क्या चाहिए, एक सलाहकार। क्या चाहिए, सलाहकार। यानी कि राष्ट्रपति का सलाहकार वास्तव में कौन है, प्रधानमंत्री है। उसी की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है। मैंने कहा कि संसदीय शासन प्रणाली में अगर देखा जाए तो वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है, कार्यपालिका की प्रधानमंत्री होती है, और औपचारिक मात्र की शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, अब क्या होता है कि अब एक बात है कि प्रधानमंत्री ने क्या सलाह दिया राष्ट्रपति को, या मंत्रियों ने क्या सलाह दिया राष्ट्रपति को, इसकी जांच कहीं नहीं की जाएगी। ये बात कहाँ कहा गया है, 75(2). यानी किसी सलाह को जांच नहीं होगी। आप ऐसे लिख सकते हैं इस बात को 75(2), क्या दी गई सलाह का जांच नहीं हो सकता है, या दी गई सलाह की जांच नहीं की जाएगी। अपने लैंग्वेज में आप उसको लिख लीजिएगा। अब बात कहाँ होती है, जैसे आप जब जोड़ेंगे किसे आर्टिकल 74(2) को, ये बात कहाँ कही गई है, ये सलाह की जो बात की जाती है 74(2), ध्यान रखिएगा। ये 75(1) नहीं 74(2) है, क्योंकि यहाँ किसकी बात की जाएगी, मिनिस्टर की बात की जाएगी। ठीक है, जो मंत्री होते हैं। अब बात ये आती है कि जिन मंत्री की चर्चा 74(2) में कहा गया कि प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया गया सलाह लेने के लिए, मंत्रियों को भी बनाया जा रहा है। आर्टिकल 74 और 75 दोनों को अगर आप 74 रीड विथ 75 दोनों के साथ पढ़िए तो बात निकल के आती है कि 75 में आकर के क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करता है, नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह लोकसभा के संपूर्ण आकार का 15% क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो सलाह किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के सभी सदस्यों का 15% ही मंत्री बनाएगा। ऐसी बात जानते हैं, संविधान में एक संशोधन हुआ 91वां संशोधन सप्ताह 2003 का। इसमें बात कहा गया है कि आकार का 15% बनेंगे, लेकिन ये मंत्री कौन बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति जो आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति करेगा, इस बात को जानिएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 सब क्लास 1 में राष्ट्रपति करेगा, जिसे बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। ये बात समझिएगा। थोड़ा सा दोनों आर्टिकल अगर आप कंपेरिजन करके स्टडी करते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस ही है। ऐसा यूथ कंपटीशन प्लानर जो है उसको आप देखेंगे, उसमें जितने सवालों का विभाग दिया गया संविधान का, उसमें लगभग सभी सवाल क्या है, सीडीएस हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, अदर स्टेट जो एग्जाम करवाते रहते हैं, वहाँ भी स्टेट पीसीएस जो भी पूछे जा रहे हैं सवाल कुछ ऐसे ही हैं, बहुत इजी हैं। लेकिन अगर आपने सही से इनका ऑपरेशन किया हो तो तब इजी है, अन्यथा इजी नहीं है। पहला क्या था 53, दूसरा क्या 77, हम तीसरे कहाँ चले गए 74, 75। मतलब कि उसे प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है, तो जहां प्रधानमंत्री लिखा वहां लिखो 75 सब क्लास 1, और जहां लिखा संघ के मंत्री वहां लिखो 74। ठीक है, समझ गए। तो मंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से कौन कार्य करता है, राष्ट्रपति। तो ये काम हो गया आपका। अच्छा, क्यों इनको नियुक्त कर रहा है, नियुक्त करने का भाई देखिए रीजन उसका यही तो है, क्यों नियुक्त कर रहा है। नियुक्त इसलिए कर रहा है वो
कि हमें ये सलाह दें, क्योंकि ये बात 53 कह चुका है 53 कि संघ की कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रपति में नहीं करे और वो कार्य स्वयं करे या अपने सलाहकारों या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करे। तो अधीनस्थ कर्मचारी ही तो है, समझ गए? एक समस्या राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में एक शक्ति और क्या है कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जिससे आप क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना? वो क्या हुआ, उसका प्रावधान क्या है आर्टिकल 76 में, यानी ये कहा जाए क्या महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसे जानना जरूरी है। और ये कहाँ है ये बातें? ये है आर्टिकल 76, यानी इसका एक सिंगल आर्टिकल, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंगल आर्टिकल है तो याद करना ही बहुत आसान है, टफ बिल्कुल नहीं है आपको, है ना? तो ये बात होता है कि इससे नियुक्त किया जाएगा। ये बात आया क्या भारत का महान्यायवादी, ये कि कहाँ कहा गया? आर्टिकल 76। अगर सीधे आपसे कहा जाए कि भारत का महान्यायवादी के लिए प्रावधान कहाँ है, तो आर्टिकल 76 में। इसी आर्टिकल 76 में अगर देखिए आप तो कहता है कि इसी की नियुक्ति कौन करेगा, तो 76 का सब क्लास 1 जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी किसे नियुक्त किया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सके, ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा? वो महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन बन सकता है, आप जब सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, है ना? तो जो बन सकता है कि वहाँ कहा गया 10 साल का लॉयर हो, 10 साल का जज हो किसी हाई कोर्ट में, ऐसी वहाँ प्रतिबंध लगा रखे हैं, या जो है राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, पारंगत विद्वता हो, ऐसी बातें वहाँ की गई हैं। उसकी योग्यता कौन हो? पारंगत विद्वता मतलब विधिक जानकार हो, भले ही जज या वकील ना हो, उसे भी बनाया जा सकता है न्यायाधीश। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता धारण करता है, ऐसा ही हो सकता है, दूसरा नहीं। फिर ये कहा जाता है कि करेगा क्या महान्यायवादी। दूसरी बात होती है कि महान्यायवादी जो सब क्लास 2 है 76 का, ये कहता है कि ये विधिक सलाह देता है। क्या करेगा? विधिक सलाह देगा। विधिक सलाह सरकार को देगा, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी जाके क्या करेगा? अपनी सरकार की बात को रखेगा और राष्ट्रपति समय समय पर जैसा चाहे उसे निर्देशित करेगा कि आपका कर्तव्य क्या है। यानी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ही वो अपने कर्तव्यों का महान्यायवादी क्या करेगा? विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी किसके अधीन है? राष्ट्रपति के अधीन होता है। और दूसरी बात इसे कहता है क्या? कहता है कि इस महान्यायवादी को सबका 3 ऐसे लिखेंगे, रोमन अंकों में नहीं है, 1 और 2, ठीक है। 3 में कहता है कि इस महान्यायवादी को भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। इसके बाद सख्त मिला हुआ इसको। तो ये सवाल उठता है ना कि जब अभी पूछता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति, आपने हेडलाइन रख के बैठा कि 76, लेकिन नियुक्ति कहाँ है? 76 सब क्लास 1 में 2 में नहीं है ना, तो 2 में क्या है? इसके विधिक कर्तव्य है। और कैसे कर्तव्य? जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करेगा, ऐसे कर्तव्य है, वही बताएगा। इस अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करेगा। 2 में 3 में क्या है? उससे क्या पावर है उसके पास? भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में उसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त। किसे? इस महान्यायवादी को। अब दूसरी बात क्या कहा गया? क्या महान्यायवादी ड्यूरिंग टू प्लेजर, इसका पोस्ट क्या है? प्रसाद पर्यंत है। कहीं ये सवाल आपसे पूछा जाए कि जो महान्यायवादी है इसका पद प्रसाद पर्यंत है, ड्यूरिंग टू प्लेजर। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक महान्यायवादी अपने पद पे कार्य करेगा। ड्यूरिंग टू प्लेजर का मतलब यही है, प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रहेगा। तो ये बात कहाँ कही गई? ये बात सब क्लास 4 में है।
यानी महान्यायवादी क्या है? अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। यस, जब से हटा दे प्रसाद पर्यंत जो लोग होंगे, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत ही है, उसके महादेव में लगाना है। महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत है, इसके ऊपर नहीं रहेगा। जो संघ के मंत्री भी होते हैं ना, उनके ऊपर कोई महादेव नहीं लगता है। अगर देखा जाए तो भी राष्ट्रपति क्या है? प्रसाद पर्यंत ही है। कौन? संघ के मंत्री। तो आप समझ गए मेरी बात। अब एक बात ये भी है, इन्हें कितना वेतन दिया जाए, पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा भाई? प्रसाद पर्यंत काम करेगा, पारिश्रमिक मतलब क्या कि आपको कितना वेतन दिया जाएगा। तो उसके लिए कहा जाए कि इसी 4 में भी इनका पारिश्रमिक भी कौन निश्चित करेगा? राष्ट्रपति निश्चित करेगा। ये काम किसका है? राष्ट्रपति का। आप संसद को मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया एग्जाम में कि महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्णय किसके अधीन है? तो राष्ट्रपति के। कहाँ है? 76 सब क्लास 4। अगर आप सब क्लास जैसे क्रम में रखिए, पहले में क्या होगा? महान्यायवादी नियुक्त होगा। कौन नियुक्त होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखेगा, ठीक है। दूसरी बात, उसे क्यों नियुक्त किया जा रहा है? राष्ट्रपति किसी को क्यों नियुक्त कर रहा है? इसलिए नियुक्त कर रहा है विधिक कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए और विधिक सलाह लेने के लिए। वो क्या कर रहा है? महान्यायवादी को नियुक्त कर रहा है। तो नियुक्त कर रहा है तो ये बताइए कि वो कहाँ काम करेगा? तो भारत किसी राज्य क्षेत्र में उसे सुनवाई का अधिकार है। तो भाई कब तक सुनवाई का अधिकार होगा या कब तक पद पे रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। कहाँ? 76 सब क्लास 4 में ड्यू प्लेजर उसकी इच्छा पे निर्भर है। कहेंगे सर नहीं, वो तो राष्ट्रपति तो सलाह ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है 143 एक आर्टिकल है जो है 143 आर्टिकल है। राष्ट्रपति जब चाहे तो विधिक संबंधों में संवैधानिक मामलों में किसी सलाह लेगा? मात्र संवैधानिक मामलों में सलाह कौन ले सकता है? राष्ट्रपति किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से 143 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा भी, राष्ट्रपति का मन हो तो माने और मन कहे तो ना माने। तो यानी कि जब कोई कानून बनते हैं, क्या जो कोई भी एक्ट बनने वाला है, उस एक्ट की खामियों को या जब राष्ट्रपति किसी एक्ट को सिग्नेचर करने से पारित होने से रुकवाता है, उसे जो है इन्फोर्स नहीं होने देता है, तो उस सिचुएशन में जानते क्या होता है? उस विधि की सलाह किससे लेगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी तो लेगा। यानी भारत सरकार का विधिक सलाहकार कौन है? ये महान्यायवादी है, जिसकी ड्यूटी 74(1), 72 में क्या है उसका कार्य बता दिया गया, ड्यूटीज क्या है, 73 में कहा गया, 76 सब क्लास 3 में कहा गया ये तो कहीं भी सुनवाई कर सकता है, और 76(4) में कहा गया कि उसे पारिश्रमिक क्या मिलेगा, तो अपने पद पे कब तक बना रहेगा। इसका उदाहरण अकेले हमारा राष्ट्रपति करेगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अब ये भी बात है, एक खास बात और आर्टिकल झांक के सोचिए, एक से शायद 88 होगा, एक आर्टिकल 88 होगा, आप 76 के साथ जोड़ दीजिए क्या, आर्टिकल 88 जहां तक मुझे लग रहा है भूल नहीं रहा हूं तो एक मिनट। आर्टिकल 88 में कहा दिया गया है, दोनों के लिए है, ये मंत्री और महान्याय दोनों, यानी कि ये किसी एक बात और जो हमारी बात है, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान करने का उस अधिकार नहीं है। ये बात कहाँ है? आर्टिकल 8, यानी 76 रीड विथ क्या, आर्टिकल 88, ये बात ध्यान रखिए, दूसरा पढ़ना है। ऐसे संघ के मंत्री भी हैं, संघ का मंत्री अगर लोकसभा बैठक चल रही है और लोकसभा का सदस्य नहीं है और राज्यसभा का सदस्य है और उसे मंत्री बनाया गया है, तो वह लोकसभा मतदान नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक, बहस कर सुनेगा, ठीक है, तो लेकिन मतदान नहीं कर सकता, यानी ये आपके संसद में प्रवेश कर सकता है कौन, हमारा महान्यायवादी, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा हाँ एक बात और है, अगर जब अपने पद से मुक्त होता है तो इसे किसी ऐसे न्यायालय में या सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा लड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है।